हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के वेटेज को देखेंगे। दैट मींस इस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में 2017 से लेकर 2022 तक, एज वेल एज कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं पहले हम लोग चैप्टर के वेटेज को। तो हियर टॉपिक है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जिसको डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉफी। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इनके अंदर फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो पहला सब टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब दोनों जीन्स आपके एक्सप्रेस होते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। एक क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इससे 2022 में एक दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी एंड एवरेज था। 21 में एक क्वेश्चन इजी पूछा गया था एंड 17 में दो क्वेश्चन एवरेज डिफिकल्टी के पूछे गए थे। नेक्स्ट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। 19 में एक क्वेश्चन आया जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन डिफिकल्ट था एंड 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। दैट मीन्स लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, इस साल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। मल्टीपल एलिलिज्म से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के पैटर्न से एक क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था। फिर 2020 में पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 19 में भी पूछा गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था एंड 18 में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। दैट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन में जो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ना, एक्सओ टाइप, एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, वो आप लोग उसके एग्जाम्पल तो जरूर से जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स से, जिसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम लोग ने स्टडी किया था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में स्टडी किए थे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स को स्टडी किया था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया था, तो वो भी पढ़िएगा 2022 में, जिससे दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 21 में एक क्वेश्चन पूछा जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। तो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़े हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड टर्नर सिंड्रोम, क्लिनिफेटर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, इसका आपका पता होना चाहिए इसमें क्या किस वजह से ये सिंड्रोम्स या फिर ये डिजीज हो रहे डिसऑर्डर्स थे। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका डिफिकल्ट था एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। तो देख लेते हैं कि हर साल इस चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2022 में आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 6 क्वेश्चन पूछे गए। 21 में एक एंड एक दो ही क्वेश्चन पूछे गए 21 में। 2020 में एक दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19 में एक दो तीन चार पूछे गए हैं, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन है। तो इसी साल 2022 में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट ईयर आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे ऑन एन एवरेज, लेकिन इस साल आपके 6 क्वेश्चन आए थे नीट में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या टू जीन से रिलेटेड है, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपिक टॉपिक से रिलेटेड है। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स। मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन कैरेक्टर्स को लेके इनहेरिटेंस के लॉज बताए थे। स्टेटमेंट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर, सीड का शेप था, यस, सीड का कलर था, यस, फ्लावर का कलर था, पॉड का शेप था एंड कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी एंड स्टेम की हाइट थी। तो अब इनमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट
को स्टडी करके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए उनको रीड करके करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत, दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, नो, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू करेक्ट वाला है वो डी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका 2022 में इसी साल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statement, one is labeled as assertion and another one is labeled as reason। ये assertion और reason वाले एक statement होता है assertion में and उसका जो statement का reason होता है वो next वाले में दिया होता है। तो आपका नीचे जो questions बनते हैं कि दोनों true है, assertion सही है, reason भी सही है, but reason आपका correct explanation नहीं है assertion का, तो ये आपको पता होना चाहिए assertion reason वाले कैसे आंसर दिए जाते हैं। तो assertion क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ में हम लोगों ने दो करेक्टर्स को लेके स्टडी किया था, टू करेक्टर्स, कोई भी दो करेक्टर्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं उनके इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को, तो उनका इनहेरिटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, कि कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ मेरा येलो सीड है तो राउंड सीड ही होगा नेक्स्ट जनरेशन में, येलो के साथ रिंकर्ड या ग्रीन के साथ राउंड, ये वाला पैटर्न हो सकते हैं, जिसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold good for the gene that are located on the same chromosome। सेम क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड होंगे उसके लिए ये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि सेम क्रोमोसोम के ऊपर अगर लोकेटेड है, तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था लिंकेज, जो जीन आपके एक साथ ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन में आने की फ्रीक्वेंसी होती है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो एक साथ ही ज्यादातर जाते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहता है, उनको लिंक्ड जीन बोलते हैं। तो असर्शन तो पढ़ लिया। नेक्स्ट रीजन क्या है, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अगर ये जीन क्लोजली रिलेटेड होंगे, पास पास होंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे, वो लिंकेज वाला फिनोमिनन को शो करेंगे। दैट मीन्स आपका असर्शन तो सही है बट रीजन आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए आपका सही है, आर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर में बोला गया है, दैट मीन्स रीजन में बोला गया है जो क्लोजली लोकेटेड जीन, लोकेटेड मतलब पास पास जो जीन प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, उनका जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली होता है, ये दोनों पास पास नहीं, इन दोनों के चांसेस एक साथ जाने के ज्यादा हैं। तो रीजन आपका गलत है, असर्शन सही है। नेक्स्ट, the recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D 9%, A and B 20%, C and D 24% and A and D 29%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक को। ये थोड़ा ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस क्वेश्चन की डिफिकल्ट है। तो लिंकेज क्या था एंड रिकॉम्बिनेशन क्या था। कॉम्बिनेशन, लिंकेज का मतलब है वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं। इसमें हम लोग हेयर का कलर एंड आई का कलर लेके एग्जाम्पल पूरे स्टडी किए थे, यहाँ पे भी हम लोग सेम ले लेते हैं, हेयर कलर एंड आई कलर। तो जब ये जो इसका एक और पेयर होगा, इसका एक और सेट होगा, जब ये दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट करते हैं, तो यहाँ पे नए नए रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है ये कितने पास पास या फिर दूर दूर लोकेटेड है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी इनके बीच की, या हेयर के कलर की जीन की एंड आई के कलर की जीन की, ये जो एक क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर होने के ज्यादा चांसेस हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी तो एक साथ जाने के, इन दोनों जीन के एक साथ जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, हम लोग ने स्टडी किया था। तो अब रीड कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाएंगे कि ये जो जीन्स हैं वो किस जगह पे लोकेटेड है या किस सीक्वेंस पे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पे पहले देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस 5%, 15 या फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस किसके बीच में होंगे, जो ज्यादा दूर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होगी तभी तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेगमेंट चेंज होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ए एंड डी जीन की फ्रीक्वेंसी है 29%।
तो सबसे दूर लास्ट फर्स्ट हम ए को ड्रॉ कर देते हैं, लास्ट में हम लोग डी को बना देते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बना देते हैं कि 29% हो गया। इसके बाद सबसे कम देखिए, सबसे कम कौन सी है, 5% की ए एंड सी को, तो ए के पास सी को ड्रॉ कर देते हैं। सी का कितना हो गया आपका 5%। नेक्स्ट बी एंड डी की 9% है, तो बी को हम लोग यहाँ पे बीच में कहीं ड्रॉ कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 9%। एंड ए एंड बी की 20% है, इसको भी यहीं पे मेंशन कर देते हैं, ए एंड बी की 20%। तो यहाँ पे ये देखिए अब पूरा कंप्लीट ही हो गया है, आगे रीड करने की जरूरत नहीं है। सी एंड डी की 24% अपने आप ही आ जाएगी, तो 24%, 29 माइनस 5 एंड बचा क्या, कितना, ये 29 माइनस 5 कर देंगे तो 24% यहाँ की आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस में आपको पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में सारे जीन्स लोकेटेड हैं। सो हियर आप प्लस करके भी इसको एक बार एग्जामिन कर लीजिए। 20 प्लस 9, 29 हो गया। सो ए एंड डी के बीच की 29 ही तो थी, ए एंड बी के बीच की 20 थी, ए एंड सी के बीच की 5 थी, तो सी एंड डी के बीच की अपने आप 24 हो जाएगी और ऊपर 24 दी गई है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया इन जीन्स का। दिखने में टफ था लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए सी बी डी, ए सी बी डी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F1 and F2 plants, दो जनरेशन की बात हो रही लगातार, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड, कौन से डायग्राम से हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो लाइन डायग्राम पढ़ा था, एक पुनेट स्क्वायर पढ़ा था, तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर दिया गया, तो पुनेट स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी, सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, थ्योरी प्रपोज किसने की थी, सटन एंड बोवरी ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। ठीक, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ किया था, वेरीफाई किया था। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 F2 आई थिंक सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन है, तो फोनेटिक स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, in a marriage between male with blood group A and female with blood group B, the progeny had either blood group A, B और A। एक कपल है जिसमें से जो मेल है वो उसका ब्लड ग्रुप A है एंड जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप B है, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी है उसमें जो इंडिविजुअल्स की ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है वो कौन कौन से हैं, A B है या फिर B है। तो here question is the what could be the possible genotype of the parents, पेरेंट्स का पॉसिबल जीनोटाइप पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग प्रोजेनी के जीनोटाइप पे फोकस करेंगे। प्रोजेनी का क्या है, या तो ए बी ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी का हमेशा ही एक ही जीनोटाइप होता है ए बी ब्लड ग्रुप का, दैट मीन्स दोनों ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, ए वाले का भी एंड बी वाले का भी। एंड बी ब्लड ग्रुप के होने के क्या चांसेस हैं, या तो दोनों बी वाले ब्लड ग्रुप के हो या फिर आपका एक बी का और एक ओ वाले ब्लड ग्रुप का रेसेसिव जीन हो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स का जीनोटाइप को देख लेते हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। अगर ए भी के चांसेस है तो ए भी के चांसेस कब होंगे, दोनों साइड से आपका ब्लड ग्रुप आए। मेल का क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है एंड फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। मेल साइड से आई ए तो आया ही होगा, इसका दूसरा पेयर अभी नहीं लिख रहे हैं, और फीमेल साइड से आई बी तो आया ही होगा। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी उसमें ओ ब्लड ग्रुप कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ओ आ रहा है। ओ का मतलब क्या हुआ, ओ मतलब है कि आपके दोनों साइड से स्मॉल स्मॉल आई वाले जीन है, नहीं। दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा दे रखा गया है जिसका कॉम्बिनेशन है, वो बी वाला दे रखा गया है, तो बी वाले में बी वाला तो आएगा ही आएगा, एक साइड से बी वाला तो आपका आया ही है फीमेल की साइड से। दूसरा यहां वाली साइड से मेल की साइड से ए वाला अगर आता तो ए बी ब्लड ग्रुप होता ना, ए बी ब्लड ग्रुप होता, वो तो इधर ही आ गया है। तो बी वाले के चांसेस कब होंगे, जब आपका ए वाली साइड से एक रेसेसिव जीन आया हुआ होगा, तो इसका जो मेल है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल आई ए के साथ स्मॉल आई, ये होगा। तभी तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आ पाएगा, अगर ए वाला ही आ जाता यहाँ पे तो ये बी ब्लड ग्रुप कभी होता ही नहीं, ये तो ए भी हो जाता, तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं। कौन सा वाला आया है, आई वाला आया है, ठीक, ये आई वाला आया है।
अब हम लोग फीमेल का जीनोटाइप देख लेते हैं। फीमेल के जीनोटाइप पे यहाँ पे बोला है सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है, या तो ए बी है या फिर आपका ब्लड ग्रुप बी होने के चांसेस है। ओ का तो कहीं यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। अगर ओ होने के चांसेस हो तो इसके पास भी आई होता, तो ये यहाँ पे ओ की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, लेकिन ओ की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। दैट मीन्स यहाँ पे कंपल्शन है कि दोनों ही बी वाले के ही जीन होंगे। अगर ओ दिया होता तब हम इस जो नेक्स्ट बी है इसकी जगह आई लिख सकते थे, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप का यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जो पॉसिबल जीनोटाइप है पेरेंट्स के वो क्या है, आई ए एंड स्मॉल आई मेल का एंड आई बी एंड आई बी फीमेल का। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है। ये आपका दिया गया है सेकेंड ऑप्शन में, मेल आई ए हेट्रोजाइगस फॉर्म हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में है एंड फीमेल्स में आई बी एंड आई बी दोनों एक जैसे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट, इन एंटीरियम स्नैपड्रैगन जिसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, और रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर, F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर सब में मिले थे। व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ, फिर से पिंक फ्लावर में सेल्फ क्रॉसिंग मेटिंग करवाई गई, तो F2 जनरेशन शोड, F2 में फिर से एक्सप्रेस हो गया था, व्हाइट भी आया था, रेड भी आया था, एंड जहाँ पे हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन थी पिंक फ्लावर भी आ गए थे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो वन बाय वन रीड कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है, तभी तो पिंक कलर आ गया था। पिंक कलर इन F1 जनरेशन ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड 1 to आपका पिंक हाफ एंड 1/4 व्हाइट, ये भी करेक्ट है। तो लास्ट वाला आई थिंक रॉन्ग होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब दोनों गैमीट आपका ब्लेंड नहीं होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, जब गैमीट बनता है तो दोनों ही आपके जो कैरेक्टर्स के जीन होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं। अगर वो सेग्रीगेट ना हो रहे होते तो फिर से हमें रेड और व्हाइट कहाँ से मिलता। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो हो रहा है ना, यहाँ पे दिया क्या डज नॉट, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं फॉलो हो रहा है लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला है, क्योंकि लिखा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है, तभी हम लोग F2 जनरेशन में फिर से रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमोर्गन, जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर जो जीन्स लोकेटेड होते हैं उनकी डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमोर्गन से या मैप यूनिट से आपका कंसीडर करते हैं। तो इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक मैप, कौन सी यूनिट को कैसे अडॉप्ट करते हैं। सो यहाँ पे 1% क्रॉसओवर से देखते हैं, तो ऑप्शन सी में दिया गया है अ यूनिट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मतलब एक यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम, तो रिप्रेजेंट बाय 1 क्रॉसओवर, जैसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो ये कैसे हम लोग देखते हैं, एक यूनिट डिस्टेंस दो जीन के बीच की 1% क्रॉसओवर से, तो क्रॉसओवर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डिस्टेंस ज्यादा होगी, कितना कम होगा उतना डिस्टेंस कम होगी। नेक्स्ट, which of the following characteristic represent the inheritance of blood group in humans, ब्लड के इनहेरिटेंस को कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, हाँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बीच में होता है, अगर आई ए वाला है और आई वाला है तो ब्लड ग्रुप ए हो रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। अगर आई बी वाला है और आई वाला है तो ब्लड ग्रुप बी है, ना कि दोनों है, तो यहाँ पे डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। को डोमिनेंस कहाँ पे फॉलो हो रहा है, जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे आई ए एंड आई बी की, तो ब्लड ग्रुप क्या था, ए बी था, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे थे, तो यहाँ पे को डोमिनेंस है। मल्टीपल एलील फॉलो हो रहा है क्योंकि 3 एलील्स हैं, आई ए है, आई बी है एंड आपका स्मॉल आई है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं फॉलो हो रहा था, यहाँ पे क्वांटिटी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ जीन की क्वांटिटी कितना ज्यादा एक्सप्रेस होगा, कितने लेवल तक वो पर्टिकुलर करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये दोनों ही नहीं फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके फॉलो हो रहा है। ये किस ऑप्शन में दे रखा गया है, ये आपका दे रखा गया है बी ऑप्शन में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका शो कर रहा है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पैटर्न, ब्लड ग्रुप पैटर्न के या ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को शो कर रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA एंड IB, IA IB and IAI among the blood group of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible, चिल्ड्रंस में कितने डिफरेंट हो सकते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग करवा लेते हैं IA IB एंड हियर IA एंड I, अगर ये
इसको अलग अलग दोनों को लिख देते हैं, IA, IB, IA एंड क्रॉसिंग C। ये वाला हुआ तो दोनों ही ऊपर लिख देते हैं, IA, IA के आएंगे, इसके साथ हुआ तो IA और I का आएगा जी, इसके साथ हुआ IB, IA का आएगा एंड इसके साथ हुआ तो IB, I का आएगा। तो जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे 4 टाइप के मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 जीनोटाइप्स आपके किस में दे रखे गए हैं, बी वाले में, सी वाले में। लेकिन फिनोटाइप देखिएगा, ये भी ब्लड ग्रुप ए है, ये भी ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ए बी हो गया एंड ये आपका बी हो गया। तो फिनोटाइप तो आपको 3 मिल रहे हैं, तो 3 किस में दे रखे गए हैं, सेकेंड वन में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से तो एक ही ब्लड ग्रुप होगा। तो फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट, among the following characters which one was not considered by Mendel in his experiment? तो ट्राइकोम्स, ऐसा कुछ मेंडल ने कोई करेक्टर को स्टडी नहीं किया था, सीड के कलर को किया था, पॉड को किया था, स्टेम की हाइट को किया था। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्राइकोम्स। ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस करेक्टर को लेकर स्टडी नहीं किया था। नेक्स्ट, which one from the given below is the period of the Mendel of Hegel? 7 साल तक उन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया था, तो इसको तो याद करने वाला है। 1856 से लेके 1863 तक, एंड उनका जो वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में हुआ था। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, ये आपको एग्जांपल याद ही रखना है, एक्सो वाला किस में था एंड एक्स वाई वाला किस में था। तो एक्सो इज इन ग्रास हॉपर्स, एक्स वाई ड्रोसोफिला, मंकी एंड मैमल्स में था। बर्ड्स में आपका जेड एंड ZW वाला था। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द कॉलम सेकेंड, यहाँ पे XXXO मेथड किस में था, XX एंड XO मेथड ग्रास हॉपर में था। तो ए का थर्ड किसी में दिया गया है, ए का थर्ड लास्ट वाले में दिया गया है। नेक्स्ट रीड करते हैं, मैच करते हैं। XX एंड XY मेथड किस में था, ये आपका था फीमेल्स, होमोगेमेटिक हैं फीमेल्स, XX ह्यूमंस के केस में तो डिटर्मिनेशन था, तो बी का फोर्थ इसी में ही है। नेक्स्ट है आपका कैरियोटाइप 45, जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग था, तो टर्नर सिंड्रोम था, सी का फर्स्ट सही है। एंड ZZ आपका फीमेल हेट्रोगेमेटिक थी, ये बर्ड के केस का था, तो डी आपका सेकेंड, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला की बात हो रही है, तो XY होता है, सही है ये स्टेटमेंट। इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, यस एक्सो टाइप का था, तो एक आधों में तो जाएगा, आधों में एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो जाएगा क्या, उसका पेयर ही नहीं था, तो ये भी सही है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स मतलब बर्ड्स की बात है, तो सेक्स प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अ स्पर्म रेदर देन द एग, नहीं। अगर बर्ड्स की बात हो रही है, बर्ड्स में जो हेट्रोगेमेटिक होते हैं वो कौन होते हैं, हेट्रोगेमेटिक वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, तो आपकी फीमेल होती है, तो फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इट इज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन को ही आइडेंटिफाई करना था, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर, हाँ ह्यूमंस के मेल्स में वाई क्रोमोसोम शॉर्टर होता है, तो सी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वहां पे फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक हैं, और जो हेट्रोगेमेटिक वाला इंडिविजुअल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, a woman has X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by, ये किसमें जाए, कैन बी इनहेरिटेड बाय किसमें होगा, अगर वुमेन में एक्स है तो एक्स क्रोमोसोम से आपका डॉटर में भी जाते हैं, सन में भी जाता है, तो बोथ सन एंड डॉटर में हो सकता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन है कुछ। Which of the following occurs due to the presence of autosomal linked dominant trait? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट या ऑटोसोमल लिंक करेक्ट डिसऑर्डर को स्टडी कर लिया, तो यहाँ पे आप कुछ फोकस नहीं करते हो, डोमिनेंट पूछा गया। हाँ, और हम लोग ने सारे कौन से स्टडी कर रहे हैं, रेसेसिव वाला। तो डोमिनेंट वाले में पहले हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, रेसेसिव वाले में थैलेसीमिया आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है,
सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हीमोफीलिया, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपका ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जो डोमिनेंट ऑटोसोमल लिंक का पूछा गया, डोमिनेंट ट्रेट का पूछा गया है। इस कंडीशन में मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। नेक्स्ट, if a color blind female marries a man whose mother was also a color blind, एक फीमेल है जो कलर ब्लाइंड है, दैट मीन्स उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि अगर एक सही वाला होता तो ये कैरियर होती, तो ये कलर ब्लाइंड है, दोनों के ही डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट हैं जो कलर को डिस्टिंग्विश करने में रिस्पॉन्सिबल है। किससे मैरी करती है, विद अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, एक मैन जिसकी मदर, तो मदर साइड से उस मैन में क्या आया हुआ एक्स क्रोमोसोम, और मदर कलर ब्लाइंड थी, दोनों ही उसके भी तो डिफेक्टिव होंगे, भाई इसकी मदर के दोनों ही डिफेक्टिव होंगे, और ये इसी साइड से आता है, और वाई वाला सही होगा। ठीक, इनकी जो मदर थी दोनों ही डिफेक्टिव हो, तभी तो उसके ऊपर मदर कलर ब्लाइंड तभी हो सकती है जब दोनों डिफेक्टिव हो, तो इनकी मदर के दोनों डिफेक्टिव थे तो इसके पास भी डिफेक्टिव, तो ये दोनों ही जो कपल हैं, दोनों ही पार्टनर क्या है, कलर ब्लाइंड है, दोनों ही पार्टनर कलर ब्लाइंड है। अब व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ प्रोजेनी हैविंग अ कलर ब्लाइंडनेस, उनके चांसेस क्या है प्रोजेनी में, भाई दोनों ही 100% चांसेस है कि आपके जो उनके जो बच्चे होंगे वो आपका कलर ब्लाइंड, उनमें कलर ब्लाइंडनेस होगी। क्यों, देख लीजिए, इसके क्रॉस को करवा देते हैं, सी एक्स दोनों ही डिफेक्टिव, मेल भी डिफेक्टिव, तरह से लिख दिया। अब इसके गैमीट बने तो गैमीट को बना लेते हैं, यहाँ पे भी गैमीट को बना लेते हैं, तो फीमेल दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव, ये भी, ये एक एक्स क्रोमोसोम सन भी डिफेक्टिव, अगेन सेम सेम कॉम्बिनेशन, तो 100% यहाँ पे जो चिल्ड्रंस आएंगे वो कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंडनेस उनमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a cross between a male and a female both heterozygous for sickle cell anemia, heterozygous for sickle cell anemia that means एक जीन सही और एक आपका गड़बड़ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, HbA सही वाला, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, HbS, HbA एंड HbS, एक को कॉम्बिनेशन लिख दिया, दूसरे का भी सेम लिख दिया, HbA सही वाला कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन HbS, तो ये हमने फीमेल का लिख दिया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पोर्जनी विल बी डिजीज, कितने चांसेस हैं, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग करवा लेते हैं, HbA HbS, सिमिलरली फीमेल्स में HbA एंड HbS, साइड मेल एक साइड, इनके गैमीट्स बने HbA HbS का भी HbA HbS, क्रॉसिंग दोनों सही आ गए, HbA के तो इसको डिजीज नहीं होगी। नेक्स्ट HbA HbS, इसको डिजीज होगी, HbA HbS HbS कहाँ कौन से वाले में मिला है, लास्ट वाले में कॉम्बिनेशन मिला है ना सिर्फ, HbS ये देखिए, जब ये HbS और HbS वाले दोनों आएंगे तभी होगा, तो ये सिर्फ 1/4 पार्ट है, सबका 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, डिजीज तो सिर्फ लास्ट वाले कंडीशन में हो रही है जब आपका दोनों साइड से HbS वाले के जीन जा रहे हैं, तो 1/4 चांसेस हैं डिजीज होने के नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल है उसको, तो 25% इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, फेनिलकीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, नहीं, फेनिलकीटोनूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट वाले को तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया था, तो ये आपका रेसेसिव है, तो ये तो गलत है, करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट ये सही है, तो ये आपका सही होगा, थैलेसीमिया आपका ऑटोसोमल है, हीमोफीलिया आपका एक्स क्रोमोसोम है, तो जो करेक्ट मैच है वो बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which genetic condition each cell is affected person, each cell in the affected person has 3
सेक्स क्रोमोसोम XXY क्रोमोसोम। तो ये कौन सी डिजीज होती है आपकी? क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम, जिसमें आपका एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। यस, ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हीम ग्रुप आपका आयरन वाला होता है, ग्लोबिन वाला प्रोटीन वाला होता है, तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल में की सिंथेसिस में आपका प्रॉब्लम होती है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस करेक्ट स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, कौन सा है यहाँ पे। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। नहीं, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट आपका थैलेसीमिया के केस में है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं बन पाते हैं सही अमाउंट में, क्वांटिटेटिव। बट सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटी की बेसिस पे है, क्वालिटेटिव की बेसिस पे है। तो थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। हाँ, थैलेसीमिया आपका हो सकता है कि जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कम बने हो क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव नहीं है, तो क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, नहीं, एक क्वांटिटेटिव से है, तो क्वांटिटेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पे पी वाले में दिया गया है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम बन रही है ना ग्लोबिन मॉलिक्यूल को, तो वो कंडीशन थैलेसीमिया की होती है। और क्वालिटी में कब आएगा? वो सिकल सेल एनीमिया के केस में आएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Last question, a disease caused by autosomal primary non-disjunction। autosomal पूछा गया है, primary non-disjunction ये किसमें हुआ था आपका? डाउन सिंड्रोम में, जब 21st वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई थी, आपका 3 सेट वहां पे 21st क्रोमोसोम के प्रेजेंट थे इंडिविजुअल में। So this is all about today's lecture.